हेलो गाइस, वेलकम टू स्काई टेट पॉइंट। आज जो हम साइकोलॉजी के बेस्ड टॉपिक को करते हैं। आज हम इंटेलिजेंसी के ऊपर, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, उसके ऊपर बेस्ड हम एमसीक्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो हमारे पास है कि परीक्षण जो मापता है वह बुद्धि है। उक्त परिभाषा किसने दी? मतलब जो मापन है वही बुद्धि है। तो क्या ये बोरिंग ने दी, इंग्लिश ने दी, वुडवर्थ ने दी या वाटसन ने दी? ये जो डेफिनेशन है वो हमें बोरिंग ने दी थी कि इन्होंने बोला था कि जो परीक्षण जो क्या है, जो मापता है, जो मेजरमेंट करते हैं, वही हमारा परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि बुद्धि का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? सबसे पहले बोरिंग ने किया, इंग्लिश ने किया, थॉर्नडाइक ने किया या स्किनर ने किया? देखो इस चीज़ को किसने डिफाइन किया? जैसे बोरिंग ने ही हमने ऊपर बात की थी, इस चीज़ को बताया था और इसी ने क्या किया, इसको डिफाइन किया है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि के संबंध में असत्य कथन कौन सा सही नहीं है? क्या वातावरण के समायोजन की क्षमता है? क्या बुद्धि ऐसी है, इंटेलिजेंस है, जो हमें वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करना सिखाती है? हाँ भी बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सीखने की क्षमता, अगर बुद्धि अच्छी होगी तो हम अच्छे से सीख पाएंगे, बिल्कुल। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। बुद्धि अमूर्त चिंतन है, बिल्कुल। बुद्धि में हमारा जो है अब्स्ट्रैक्ट लर्निंग भी होती है, ठीक है, कंक्रीट लर्निंग भी होती है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हमारे संवेग है, हमारी परिपक्वता, जो नियंत्रण है, शिष्टता है, ये क्या है? क्या ये सामाजिक क्षमता है, सामूहिक है, मानसिक है या शारीरिक क्षमता है? यहाँ पर देखो एक बात से सीधा देखो, संवेग है। संवेग तो हमारी संवेगिक क्षमता ही रहेगी ना, सामाजिक नहीं है, मानसिक नहीं है, ना ही शारीरिक है। तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सही रहेगा। तो इस तरह से कई बार हिंट से भी हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बुद्धि की प्रकृति कैसी है? क्या ये क्षमताओं का योग है, उद्देश्य पूर्ण होती है, समायोजन में अनुकूलन है या फिर सारे के सारे होंगे? देखो बुद्धि में क्षमताओं का योग भी होता है, उद्देश्य का पूर्ण भी होता है, समायोजन और अनुकूलन भी होता है। दैट मीन्स हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सारे के सारे ऑप्शन इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन कि व्यापार व व्यवसाय में कई प्रकार की बुद्धि का प्रयोग होता है। अब किस प्रकार की बुद्धि का यूज होगा व्यापार और व्यवसाय में? क्या वो सामाजिक होगी, मूर्त होगी, अमूर्त होगी या फिर वो यांत्रिक होगी? देखो इसमें जो है, देखो व्यापार की बात करें, जो चीज़ हमारे सामने होगी हम उसी ऊपर बात करेंगे। तो ये हमारे पास कैसी होगी, मूर्त बुद्धि जो है हमारे पास रहेगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है कि जो कलाकार है, चित्रकार है, गणितज्ञ है, वो कैसी बुद्धि का यूज़ करेंगे? क्या वो सामाजिक, मानसिक, मूर्त या अमूर्त? तो किस तरह की बुद्धि का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं? अब देखो कलाकार है, जो गणितज्ञ है, अगर यहाँ पर एक सिंपल सी बात देखिए, गणित में अगर हमारे पास वो चीज़ नहीं होती फिर भी हम उसके बारे में बात करते हैं, चीज़ ठीक है, सामने नहीं होता। तो हम यहाँ पर जो चित्रकार की बात कर ले तो उसका भी सेम वही, चाहे वो चीज़ उसको सामने ना हो तो भी उसको डिफाइन करता है। दैट मीन्स वो अमूर्त चिंतन के बारे में बात करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कैटल ने बुद्धि के किन तत्वों के बारे में बताया गया है? कितने तत्व उसने बताया? क्या वो ठोस बुद्धि है, तरल बुद्धि है, दोनों हैं या फिर अभिक्षमता बुद्धि है? देखो कैटल ने जो ठोस और तरल दोनों बुद्धि के बारे में बताया, जिसको हम जो ठोस वो क्रिस्टलाइज होता है और जो तरल क्या होता है वो हमारे पास फ्लूइड होती है। जो ठोस होती है ये जो होती है इसको अर्जित किया जाता है, एक्वायर्ड होती है, ठीक है। और जो तरल होती है ये हमारे पास कैसी रहती है, वो जन्मजात रहती है। इस बारे में थोड़ा सा अपने ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा बुद्धि परीक्षण किया गया? क्या वो व्यक्तिगत था, सामूहिक था या मानसिक था या शारीरिक था? जो अब देखो युद्ध में हमने करना है, युद्ध में बहुत सारे सैनिक होंगे, तो उन सैनिकों का देखो व्यक्तिगत तो हो नहीं सकता, एक एक करके तो परीक्षण नहीं होगा, ना उनका मानसिक ना शारीरिक, तो वो सामूहिक परीक्षण होगा। बहुत सारे लोग हैं तो एक साथ तो कर ही नहीं, अलग अलग तो कर ही नहीं सकते, तो कंबाइनली उनका ग्रुपिंग में होगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
कि ठोस बुद्धि का विकास होता है कब होगा, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या वयस्कावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में। देखो ठोस बुद्धि जो है वो अर्जित की जाती है, तो वो कब अर्जित की जाएगी, वो होती है वयस्कावस्था में की जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया है कि मानव क्षमताओं का प्रमुख अंश कौन सा रहता है, अधिगम है, अभिप्रेरणा है, अभिक्षमता है, या सारे के सारे रहते हैं। सो यहाँ पर जो है अभिक्षमता जो है वो जो है हमारे पास जो मानव क्षमता का प्रमुख अंश माना जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि जो DAT है, डेट नियोजन परीक्षण का निर्माण किसने किया था, क्या बीनेट ने किया था, सिशोर ने किया था, या बैसमन ने किया था, या सभी ने किया था। तो ये सभी ने मिलकर किया था जो डैट का जो है नियोजन परीक्षण का जो निर्माण है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें कितने उप परीक्षण माने गए, मतलब कितने परीक्षण आगे इसमें किए गए। तो इसमें क्या 5 से 7 थे, 8 या 9। तो इसमें जो परीक्षण किए गए वो 8 परीक्षण किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो हमारे पास GATB है, GATB में कुल कितने उप परीक्षण थे, 9 थे, 12 थे, 15 थे, या 17 थी। तो इसमें जो हमारे पास जो है 12 रहेंगे। डेट में हमारे पास कितने थे, 8 परीक्षण थे, और इसमें हमारे पास 12 परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है कि व्यावसायिक वर्ग व कर्मचारी चयन हेतु किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। जब हमने कर्मचारियों का चयन करना है तो उस टाइम किसका हम कैसे परीक्षण का इस्तेमाल करेंगे, क्या वो विभेदी अभिक्षमता परीक्षण रहेगा, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण रहेगा, या फ्लेनेगन अभिक्षमता परीक्षण रहेगा, या सारे के सारे रहेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है फ्लेगन का जो अभिवृत्ति परीक्षण जो है उसके इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो बुद्धि का तत्वात्मक सिद्धांत किसने, सिद्धांत किसे सिद्धांत को कहा गया, किस सिद्धांत को कहा गया है। अब बुद्धि का जो सत्तात्मक सिद्धांत है, क्या वो एक कारक सिद्धांत है, द्विकारक है, समूह कारक है, या बहुतत्व का सिद्धांत है। तो ये जो सिद्धांत है वो है हमारे पास एक कारक, जो 1 फैक्टर थ्योरी है। ये 1 फैक्टर थ्योरी हमें बिने ने दी थी, और जो हमारे पास है द्विकारक बात करें 2 फैक्टर्स थ्योरी है, ये जो हमारे पास है ये स्फीयरमैन ने हमें दी थी। ठीक है, और अगर दी थी हमें जो समूह कारक जिसको ग्रुप फैक्टर बोलते हैं, तो ये हमें जो है वो थ्रस्टन ने दी थी। ठीक है, ये जो थ्योरी है वो हमें थ्रस्टन ने दी है। और अगर बहुतत्व सिद्धांत की बात करें जिसे मल्टी फैक्टर थ्योरी कहते हैं, ठीक है, तो ये जो है हमें किसने दिया था, थायरनडाइक ने दिया था। इन थ्योरीज के अपने नाम याद रखने की किसने दी थी, ये ज़्यादा मेन रहता है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, ग्रुप फैक्टर और मल्टी फैक्टर्स के बारे में हमने यहाँ पर बात की। आंसर हमारा ए ऑप्शन रहा था यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है हमने उसको पकड़ना है यहाँ पर। सो देखते हैं कि बुद्धि वंशक्रम और पर्यावरण की देन है, बुद्धि लंबवृत्त वृद्धि जीवना प्रयत्न होती है, या बुद्धि लिंग भेद नहीं करती, या बुद्धि पर किसी समूह या जाति का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता। तो देखो जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। बुद्धि वंशाक्रम और पर्यावरण की देन है, ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही कही गई है। और अगर बात है लिंग भेद नहीं करती, ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि अगर कोई लड़का है उसको ज़्यादा बुद्धि होगी या लड़की है उसको ज़्यादा बुद्धि होगी, तो ये भी नहीं करता। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा कि बुद्धि क्या है, वो एक लंबवृत्त वृद्धि जीवना प्रयत्न नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि बुद्धि जो है ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये कथन किसने दिया, सुकरात ने, प्लेटो ने, थायरनडाइक ने, या अरस्तु ने दिया। तो ये जो हमें है प्लेटो ने बोला था कि जो बुद्धि है वो ज्ञान अर्जन करने की एक क्षमता रहती है। नेक्स्ट हमारे पास 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सो 19 क्वेश्चन में क्या बोला गया कि बुद्धि का संबंध किस चिंतन से है? क्या अपसारी यानी डाइवर्जन से है, अभिसारी यानी कन्वर्जन थिंकिंग से है, या स्वतंत्र चिंतन से है, या सारे? सो यहाँ पर जो है वो अभिसारी चिंतन से है, यानी कन्वर्जन थिंकिंग से जो रिलेटेड रहती है बुद्धि हमारी। इस बात को ध्यान रखना, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अब चिंतन वह चिंतन जिसका परिणाम जो है सया श्रेष्ठ प्रतिक्रिया होती है, क्या है वो? अभिसारी है, अवसर चिंतन है, दोनों है, या उपचारी चिंतन रहेगा? तो जो इसका आंसर है वो अभिसारी चिंतन ही रहेगा। जो अभिसारी चिंतन को हमें पता है कन्वर्जन थिंकिंग है, तो बुद्धि है तो कन्वर्जन थिंकिंग ही आएगी यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है कि भारत में जो पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, लाहौर में, या कोलकाता में हुआ था? तो यह जो परीक्षण है वो लाहौर में हुआ था सबसे पहले, ठीक है, 1922 में। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत का कौन सा विद्वान बुद्धि परीक्षण में काम करने वाला नहीं है? मतलब जिसने बुद्धि परीक्षण में इंटेलिजेंस की जो टेस्टिंग थी उसमें काम नहीं किया था। क्या वो पंडित लज्जा शंकर झा थे, या CM भाटिया थे, डॉक्टर सोहनलाल थे, या डॉक्टर श्यामल शंकर उपाध्याय थे? तो जो डॉक्टर श्यामल शंकर उपाध्याय थे ये जो थे उन्होंने बुद्धि परीक्षण नहीं किया था, तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? जो गार्डन ने बुद्धि के मूलतः कितने प्रकार बताए हैं? 6, 7, 5 या 9? तो मूलतः की बात करें तो गार्डन ने जो हमारे पास जो है वो 7 दिए हैं, बाद में वो 9 बन गए थे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपने। 24 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 24 क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुद्धि के ड्रॉ ए मैन परीक्षण के निर्माता कौन थे? ब्रेसलेट थे, गुड एनफ थे, गेरेट थे, या बेसलर थे? तो जो बुद्धि का जो ड्रॉ ए मैन सिद्धांत बनाया गया है वो गुड एनफ ने बनाया था, निर्माता थे वो इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या देखा है? जो मंगोलिज्म क्या होता है? क्या एक किशोर अपराध बालक है, मानसिक बालक है, मंदबुद्धि बालक है, या प्रतिभाशाली बालक रहता है? तो ये जो हमारे पास है वो मंदबुद्धि बालक रहता है, मंगोलिज्म जो है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सामान्य बुद्धि वाले बालकों की जो सृजनशीलता कैसी रहती है? उदासीन रहती है, सामान्य रहती है, समकक्ष रहती है, या फिर डिफरेंट रहती है? तो ये डिफरेंट ही रहेगी बिल्कुल, ठीक है। जो सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, ये तो नहीं है कि जो जनरल फैक्टर की बात की गई है, ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? उत्सुकता से, मॉडलिंग से, अनुकरण से, या अपसारी चिंतन से है? तो ऑब्वियसली आप वो अपसारी चिंतन से ही यहाँ पर रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि नवीन विचारों का जो सृजन है, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है किसका? सृजनात्मकता का, सामाजिकता का, या सभी ऑप्शन है, या बुद्धियता का? तो जो नए विचार आएंगे उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? सृजन होगा, क्रिएटिविटी होगी। क्रिएटिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है जो थार्नडाइक ने बुद्धि का जो सिद्धांत संबंधित सिद्धांत क्या है? क्या वो एक तत्व था, बहुतत्व था, समूह तत्व था, या प्रत्यत्व था? तो हमने पहले भी इसकी बात की थी। तो इन्होंने जो हमारे पास जो थार्नडाइक ने वो क्या दिया था? बहुतत्व का सिद्धांत दिया था, जिसको हम जो है मल्टी फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, तो ये क्या बता रहा है? एक सृजनशीलता बता रहा है, प्रतिभाशीलता बता रहा है, मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक? देखो उसने अपने मतलब अनुपयोगी वस्तु से एक नई चीज़ बनाई है, तो ये हमारे पास क्या रहती है? सृजनशीलता रहेगी। तो आंसर ए बिल्कुल हमारे पास सही है यहाँ पर। सो होप्स गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिल सके। सो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।